तो आज तारीख है 24 नवंबर, और अगर 24 नवंबर के पहली न्यूज़ की बात करें तो वो आई है इंडिया और यूएस की जो इंटीग्रेटेड ट्रेड इकोनॉमी जो फोरम की रिपोर्ट है, वो आगे बढ़ नहीं रही थी। अभी तक हम लोगों ने टाई अप करने की कोशिश की थी, उसको आगे बढ़ाने के ऊपर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। तो बेसिकली इसमें जो मेन मेन चीज़ें निकल के आई हैं वो अपन बात कर ले रहे हैं कि एग्रीकल्चरल के साथ साथ जो नॉन एग्रीकल्चरल ट्रेड्स हैं, जो मार्केट एक्सेसेस हैं, वो और ज़्यादा बढ़ाई जाएंगी। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, उनको और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया जाएगा, क्योंकि यूएस हमेशा कहता रहता है इंडिया से कि इंडिया ने उसके लिए मार्केट एक्सेस एक्सेस बढ़ा के नहीं रखी है। वहीं हम देखें कि जो टैरिफ प्रॉब्लम्स चलती हैं हम लोगों के बीच में, अभी जीएसपी प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया इंडिया आता था, वहाँ से निकाल दिया गया है, तो इंडिया को उसमें वापस डालने की बात हो रही है, तो जिसमें काफ़ी चीज़ों पे हम पे टैक्सेस नहीं लगते थे। वीज़ा प्रॉब्लम्स जो चलती रहती हैं इंडिया यूएस के बीच में, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, इन सभी को इम्प्रूव करने की बात की गई है। और जो हम लोगों का तकरीबन $88 बिलियन का ट्रेड है, और बाय द वे वो इंडिया के लिए सरप्लस में है, क्योंकि इंडिया तकरीबन $17 बिलियन सरप्लस में चलता है $88 बिलियन में। तो इंडिया के लिए तो अच्छी ही बात है, ट्रेड बढ़ेगा तो। और वहीं अगर हम देखते हैं एक्सपोर्ट हम लोग क्या करते हैं, तो जो स्टोन्स होते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, और जो फार्मास्यूटिकल चीज़ें होती हैं, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ऑप्टिकल गुड्स होते हैं, इन सब चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं हम लोग यूएसए से। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो ये कास्ट वाइज सेंसस को लेके, कि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने भी एक ऐसे जो रिजोल्यूशन है उसको अडॉप्ट कर लिया है, कि सेंटर से कहा है कि कास्ट वाइज जो सेंसर है, इस बार का जो 2021 का सेंसस है उसमें कास्ट वाइज सेंसस भी करवाया जाए। बेसिकली और भी एक दो जगह किया गया है, हम देखते हैं हरियाणा ने भी इसको अडॉप्ट किया है, और यही चीज़ हम देखते हैं वेस्ट बंगाल में भी कही जा रही है कि कास्ट वाइज सेंसस होने चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि पहले कास्ट वाइज सेंसस हुआ नहीं है। 1931 तक कास्ट वाइज सेंसस पब्लिश होता था, और 1941 में भी हुआ था, बट बाद में उसको पब्लिश नहीं किया गया था। अब इसमें फ़ायदे भी हैं कि हाँ, कास्ट स्पेक्ट्रम हमारे पास सामने ज़्यादा खुल के आएगा। उसके बाद में हम लोगों के लिए उनके हिसाब से स्कीमें बना पाएंगे, हमें पता पड़ेगा हमारे यहाँ कितनी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ रहती हैं, किन को ज़रूरत है स्कीम की, उनको किस हिसाब से बनाना है, क्योंकि डाटा सबसे बड़ी बात होती है। जितना ज़्यादा डाटा उतनी एक्यूरेट स्कीम तुम्हारी समाज के लिए। लेकिन फिर वही है कि इसका फ़ायदा भी उठाया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे लोगों के बीच में। और सबसे बड़ी बात है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा चुनाव में, वो अपने एडवांटेज के लिए इनको और ज़्यादा जोड़ते रहेंगे। बाय द वे, एक सच्चर कमेटी भी थी जो जिसने नेशनल डाटा बैंक बनाने की बात की थी। सच्चर कमेटी जो 2011 में आई थी, तो उसने ये नहीं कहा था कि पब्लिश करो, उसने ये कहा था कि एक नेशनल डाटा बैंक होना चाहिए जो डाटा पब्लिश ना करे, बट सरकार के पास में कम से कम कास्ट वाइज डाटा हो, जिससे सरकार अपनी पॉलिसी में उसका इस्तेमाल कर सके। और हम लोग देखते हैं बाय द वे, SECC जो सेंसस होता है ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो इंडिया में किया जाता है फिर भी, लेकिन फिर भी उसमें ओबीसी वगैरह नहीं जोड़े जाते, तो उनको भी जोड़ने की बात की जा रही है इसमें। अब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कैसे होता है, कि जैसे पिछले हम देखते हैं 2011 की आई थी जनगणना, उसमें कहा गया था कि तकरीबन 18 करोड़ ग्रामीण घर हैं, और उनमें से देखा जाए केवल 6.5% घर ही ऐसे हैं जो अर्बन जगह पे हैं, ज़्यादातर लोग ग्रामीण एरिया में रहते हैं। तो ये सोशियो इकोनॉमिक जो लोगों का बैकग्राउंड है उस पर तुम जांच रहे हो। लेकिन इन्होंने अब पूरी, और SECC में बाय द वे SC और ST का भी डाटा आता है, 2011-12 में जो आई थी उसमें SC और ST का भी डाटा आया था, लेकिन OBC का नहीं आया था। और OBC में भी बहुत सारी माइनर कम्युनिटीज होती हैं, उनका भी डाटा निकाला जाए, ये सब बात की जा रही है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है कोचिंग सेंटर्स को लेकर। डाटा पॉइंट आया बेसिकली द हिंदू में, कि जो एनुअल हम देखते हैं ना, एक रिपोर्ट निकली है, एनुअल एजुकेशन सेक्टर ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। तो बेसिकली जो कोचिंग सेंटर्स हैं, प्राइवेट जो कोचिंग देते हैं बच्चों को, वो इंडिया में पेंडेमिक में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। और इवन तो अभी याद करो, कुछ दिनों पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, लेकिन तब केवल प्राइवेट स्कूल्स की बात थी। अभी सरकारी स्कूलों का भी डाटा आया है कि सरकारी स्कूलों के भी तकरीबन 42% ऐसे बच्चे हैं जो साथ साथ में ट्यूशन क्लास भी लेते हैं। पेंडेमिक में ये मतलब 42 तक पहुंच गए हैं, पहले 35% थे, पेंडेमिक में 7% और बढ़ गए हैं। तो दैट्स ऑल, बस एक छोटा सा पॉइंट था। और एवरेजली ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो पूरे इंडिया में 40% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी एजुकेशन के साथ साथ में प्राइवेट कोचिंग लेते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लेके, कि अभी हम जानते हैं हाल ही में अगले महीने पुतिन जी आने वाले हैं इंडिया में, तो उनसे काफ़ी सारी डिफेंस की डील्स वगैरह की बात भी चल रही है, उनके साथ में जो लोग आएंगे। तो सबसे बड़ी जो एक डील है उसके बारे में बात चल रही है, जो AK-203 है, कैलाशनिकोव राइफल्स की।
कि तकरीबन 6,70,000 राइफल्स हम लोग रशिया से लेंगे, इसकी बात चल रही है। और जिसमें तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख ऐसी हैं जो वहाँ से डायरेक्ट बन के आएंगी, और बाकी की 3.5-4 लाख जो है वो इंडिया में बनाई जाएंगी। तो अब इसकी बात की जा रही है कि ऑलमोस्ट इस पे राजी हो गया है रशिया, बस केवल साइन करने रह गए हैं यहाँ पे आके। और जो इंडिया रशिया राइफल प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी खोली जाएगी जिसका फैक्ट्री कोरबा उत्तर प्रदेश में लगाई जाएगी। और जो हम देखते हैं रॉसबॉर्न कंपनी है जो AK बनाती है कहाँ पे, रशिया में। और इंडिया की तरफ से जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इन दोनों के वर्कर्स आपस में मिलकर काम करेंगे। और जो 4-4.5 लाख ये तकरीबन 6.5 लाख में से जो 4-4.5 लाख राइफल्स है वो इंडिया में बनाई जाएंगी, दोनों लोग मिलकर बनाएंगे। और बाकी हम, और हाँ बाय द वे, एक जो KA-226 प्लस हेलीकॉप्टर्स है, जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी खरीदने पे बात हो सकती है। ये सब निकल के आया। अब देखते हैं जब ट्रम्प आएंगे, जब आएंगे पुतिन, तब इस पे और ज़्यादा खुलासे होंगे कि क्या क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है भारत गौरव स्कीम को लेकर, कि अभी देखते हैं हम लोग प्राइवेट ट्रेन चलाई जाएंगी। देखो होता क्या है, IRCTC जो इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिस्ट कॉर्पोरेशन है, और साथ साथ में दूसरी और प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ये साथ में मिलके कई बार ट्रेन चलाती हैं जो थीम बेस्ड ट्रेन होती हैं। जैसे रामायण ट्रेन चलती है, तो राम जहाँ जहाँ गए थे उनकी मेन जगहों को कवर करती है, भगवान राम की। और गुरु कृपा ट्रेन चलती है, जो हम देखते हैं कि जो मेन गुरु हैं सिख के, वहाँ पे हर जगह जाती है। तो ऐसी थीम बेस्ड ट्रेनों को और बढ़ाया जाएगा। इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है, भारत गौरव स्कीम, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर तकरीबन 150 ट्रेनें और चलाने वाली है अगले 1 साल में। तो दैट्स ऑल। और बाय द वे ये डेली नहीं चलती, ये ऐसे ओकेजनली चलती हैं कि हाँ इस महीने चलानी है, अगले महीने नहीं चलानी है। उसका डाटा IRCTC की वेबसाइट पे मिल जाता है, तो कोई भी चाहे तो घूमने जा सकता है, कोई सीन नहीं। और ऐसी ट्रेनों में हम देखते हैं कि उनका रहना, खाना, यहाँ से जाना, लोगों की सिक्योरिटी, सबकी गारंटी लेती है IRCTC। और प्राइवेट है जो उनकी केटरिंग वगैरह का खर्चा देखती है, उनकी होटल्स वगैरह को मैनेज करती है, और पूरे जो टूर है उसको ऑर्गेनाइज करती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अभी UN को लेके। UN तकरीबन $600 मिलियन को रेस किया है। जो हम देखते हैं अफगानिस्तान में भुखमरी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। देखो वैसे ही अफगानिस्तान में 25% लोग भुखमरी में जीते थे, और जब से तालिबान आया है तब से 50% लोग तकरीबन भुखमरी में ढकेल गए हैं। तो उनको भुखमरी से बाहर निकालने के लिए UN ने तकरीबन $600 मिलियन रेस किए हैं। और ये तो साफ कह दिया गया है कि तालिबान के हाथ में UN नहीं देगा। UN खुद से खाना और जो राशन है वो उपलब्ध करवाएगा वहाँ के लोगों को, क्योंकि भाई है ना, तालिबान को देना तो सीधी सी बात है, वो अपने लिए यूज कर लेंगे। और UN की बात करें तो हेडक्वार्टर्स का न्यूयॉर्क में। एंटोनियो गुतरेज हैं जो इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। 193 कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबर हैं। और UN चार्टर जिसके द्वारा इसको बनाया गया था वो 26 जून 1945 में पारित हुआ था। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है भारत को ही लेकर, और बेसिकली ये भारत ही नहीं, ये आसपास की कंट्रीज भी ये कर रही हैं। अभी हुआ क्या है, हम देखते हैं तेलों के दाम काफ़ी चले गए ऊपर, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी ऊपर जाते जा रहे हैं पर बैरल के दाम। तो अभी हम देखते हैं पिछले 1-1.5 साल पहले ऐसी हालत आ गई थी कि तेल USA माइनस में बेच रहा था, कि ले जाओ भाई हमारी तरफ से तेल ले जाओ, ऐसा चल रहा था USA में। तो ज़्यादातर कंट्रीज ने क्या किए थे, अपने रिजर्व है उनको भर लिए थे जल्दी जल्दी US से तेल लेके। तो अभी उन्हीं रिजर्व में से इंडिया ने ये फैसला लिया है कि तकरीबन 5 मिलियन बैरल जो हमारे पास में क्रूड ऑयल रखा हुआ है उसको हम लोग निकालेंगे, और HPCL, MRPL और जो बेंगलोर रिफाइनरीज वगैरह है उनको देंगे। और देश में जो प्राइस ऊपर चलते जा रहे हैं लगातार तेल के, उनको थोड़ा कंट्रोल में लाया जाएगा। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है रानी गिंदलियू ट्राइबल म्यूजियम को लेके, जो हाल ही में इम्फाल में खोला गया है। अब रानी गिंदलियू कौन है, तो बेसिकली ये हम देखते हैं कि हेरिका मूवमेंट हुआ था इम्फाल में, तब ये 13 साल की थी। तो इन्होंने हेरिका मूवमेंट में भाग लिया था 13 साल में। बाद में हेरिका खत्म हो गई थी, तो उस मूवमेंट को इन्होंने लीड भी किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। फिर इनको 14 साल की उम्र में जेल में डाल दिया गया था। इनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डॉटर ऑफ द हिल कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने इम्फाल में फ्रीडम मूवमेंट बहुत बड़ा चलाया था, उसको लीड भी किया था। हम देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की बात करें, पद्म भूषण की बात करें, इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हुए हैं इंडिया में। और जो एंग्लो मणिपुरी रिवेलियन हुआ था आज़ादी के बाद, उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। तो इन्हीं के नाम पे एक नया म्यूजियम खोला गया, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेके, कि अभी हम जानते हैं ना कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में आया था, फिर पेंडेमिक की वजह से उसको रोक दिया गया था, अभी तक उसको कुछ नहीं आया। तो उसका अभी एक लास्ट ड्राफ्ट बना है,
जिसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है, और कहा ये जा रहा है कि अभी हम देखते हैं 28-29 तारीख से जो हमारा पार्लियामेंट्री सेशन शुरू होने वाला है, इसमें ये बिल आ सकता है। अब पहले इसका नाम था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, अब इसको पर्सनल हटा दिया है, अब इसका केवल नाम है डाटा प्रोटेक्शन बिल, क्योंकि अब इसमें जो नॉन पर्सनल डाटा है उसको भी ऐड ऑन कर लिया जाएगा। जो मीडिया कंपनी से जिन पे कोई भी डाटा डाल जाएगा, जैसे ट्विटर मान लो, फेसबुक मान लो, इंस्टाग्राम मान लो, उन पे तुम कोई चीज़ पोस्ट करते हो, तो पोस्ट करने वाला भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, और मीडिया कंपनी भी किसी फॉल्स प्रोपेगेंडा को फैलवाएंगी तो वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हर मीडिया कंपनी को अपने ऑफिस भारत में भी खोलने होंगे, और भारत में उन कंपनियों के हेड जो बनेंगे, जो जिस भी ऑफिस मेन हेड ऑफिस का हेड भारत का ही होना चाहिए, उसके साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी भी बनेगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की जा रही है, और बाद में स्विफ्ट प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है, जो जिसके बारे में और डिटेल आएंगी जब ये बिल संसद में रखा जाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वह ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स को लेके, कि अभी ये इंडेक्स लॉन्च हुआ है जिसमें शिमला और कोयम्बटूर हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में इंडिया में टॉप किए हैं। बेसिकली देखो, जहाँ पे लो पॉवर्टी है, गुड हेल्थ है, जेंडर इक्वालिटी है, क्वालिटी एजुकेशन है, इकोनॉमिकल ग्रोथ अच्छी हो रही है, इन 4-5 क्राइटेरियाज को देख के सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्बन इंडेक्स दिया गया है। इसमें शिमला कोयम्बटूर टॉप पे है, और धनबाद और मेरठ है जो सबसे लास्ट पे है। और तकरीबन 47 ऐसे टारगेट किए गए थे अलग अलग, ये तो मैंने 5-6 बता दिए, सिर्फ 47 टारगेट्स हैं जिनके हिसाब से ये रैंकिंग दी गई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है इटालियन कंपटीशन कमीशन को लेके, कि जो इटालियन कंपटीशन कमीशन ने अभी हाल ही में अमेजोन और एप्पल पे $225 मिलियन का फाइन लगा दिया है। बेसिकली सीधी सी बात है कि कंपटीशन कमीशन क्या करता है कि मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे, और अमेजोन क्या कर रहा था, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं कई, उनको सामान अपने अमेजोन प्लेटफॉर्म पे बेचने नहीं दे रहा था इटालियन वहाँ पे, तो इटली में। तो इटालियन जो कंपटीशन कमीशन है उसने अमेजोन और एप्पल पे 225 मिलियन का फाइन लगा दिया इसी के चलते। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है कुवैत से, कि कुवैत के जो पीएम है हम देखते हैं शेख शबा, तो उनको रीअपॉइंट कर दिया गया है, और दूसरे टर्म के लिए वो कुवैत के पीएम फिर से बन गए हैं। तो बस ये दैट्स ऑल, ये छोटी सी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है रिलायंस और अरामको की डील को लेके। हम जानते हैं कि रिलायंस और अरामको की डील इंडिया की सबसे बड़ी डील कही जा रही थी, और बहुत सारा पैसा है जो अरामको लगाने वाली थी इंडिया में रिलायंस के साथ मिलके। उस डील को फिर से नेगोशिएशन में पहुंच गई है। प्रॉब्लम ये हुई, अरामको के द्वारा भी ये कहा गया है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक चला है उस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हो गई हैं, और अब हम शायद उतना पैसा नहीं लगा सकते जितना पहले लगा रहे थे, तो ये डिसएडवांटेज झेलने पड़ेंगे। उसके साथ साथ में जो हम देखते हैं COP26 भी हुआ, तो COP26 के बाद में काफ़ी देशों ने अपने जो इन्वायरमेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको और ज़्यादा टाइट कर दिया है, तो उनको भी उन्हें अचीव करना है, जिस वजह से अरामको रिलायंस से दोबारा से नेगोशिएशन करेगा इस डील पे। अब आगे क्या निकल के आता है तब इसमें डिटेल में बात करेंगे, फिर कंपेयर भी करेंगे कि पहले और आगे में क्या अंतर है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है हिंदुस्तान जिंक के डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, कि जो हिंदुस्तान जिंक है हम जानते हैं उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया गया था 30% तकरीबन 2003 में अटल जी के टाइम पे बेसिकली। तो उस डिसइन्वेस्टमेंट वो सही तरीके से नहीं हुआ था, ये अभी बात निकल के आई है, और उस पर सीबीआई की जांच बिठाने की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले दिया है कि जो 30% शेयर बेचे गए थे वो गलत तरीके से बेचे गए थे, कि उनमें प्रॉपर जिस तरीके से बेचने चाहिए थे वो नहीं बेचे थे, और इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह के भी चार्जेस लगे। अब देखते हैं क्या निकल के आता है। और हम जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो अंडर द कंपनीज एक्ट 1923 में आया था, उसके अंतर्गत ब्रिटिशर्स ने इसे अपने अंडर ले लिया था। फिर हम देखते हैं 1944 में इसको पब्लिक कंपनी बना दिया जाता है, और 1976 में इसको इंडिया के द्वारा पब्लिक इंटरप्राइजेस घोषित कर दिया जाता है। फिर 1991 से इसका डिसइन्वेस्टमेंट शुरू होता है। पहला डिसइन्वेस्टमेंट 2003 में होता है, उसके बाद 2007 में होता है, 2013 में होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है यूके के जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ केयर एंड एक्सीलेंस है, यूके नाइस को लेके, कि अभी उसके द्वारा हाल ही में HIV-1 के लिए एक इंजेक्टेबल ड्रग बना दिया गया है। बाद में 2 इंजेक्शन है जिनका नाम है कैवोटिगिरविन और दूसरे का नाम है जिफिलविरविन। तो ये 2 इंजेक्शन हैं, तो ये कहा जा रहा है कि जो भी HIV पॉजिटिव लोग हैं उनमें ये इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे, जिस वजह से वो और ज़्यादा जी जाएंगे। सीधी सी बात है, तुम HIV पॉजिटिव हो जाते हो, बाद में वही आगे जाके एड्स बन जाता है। और बेसिकली एड्स क्या है, कुछ नहीं है, तुम्हारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, कम होते होते खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट। तो तुम्हें खांसी जुकाम भी होगा तो वो तुम्हारी जान पे बनाएगा, सीधी सी बात है। और ये हो किस वजह से जाता है, या तो तुम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हो ऐसे किसी लड़की के साथ में, ऐसे किसी लड़के के साथ में, मतलब पुरुष महिला के साथ में,
वजह से उसको एड्स था तो तुम में आ जाता है, या फिर मान लो कि इंजेक्शंस कई बार लोग किसी में लगाते हैं इंजेक्शन और उसी सेम इंजेक्शन को तुम्हारे अंदर यूज कर दिया गया नीडल को, तो उस वजह से भी हो जा सकता है। मतलब बेसिकली उसके जो HIV रिप्रोडक्टिव जो बैक्टीरियाज है वो तुम्हारे अंदर आ जाए किसी भी तरीके से, तो उनसे ही होता है। और बेसिकली लोग इसे छुआछूत मान लेते हैं, छुआछूत से तो नहीं होता है बेसिकली, कि हाँ छू भी नहीं रहे, HIV है तो दूर बैठ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो दैट्स ऑल, बस ये 2 इंजेक्शंस बनाए गए हैं यूके NIC के द्वारा। तो इससे जो HIV लोग हैं वो एड्स में और लेट पहुंचेंगे, तो हो सकता है 5-10 साल उन्हें और मिल जाएंगे एड्स तक ना पहुंचे, और भाई ये कि नहीं पहुंचेंगे उतना ही ज़्यादा जी लेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है वर्ल्ड इन्वेस्टर्स वीक को लेकर, कि अभी 2021 में हम देखते हैं 27-28 नवंबर के बीच में वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक को मनाया जाएगा, और हमारी RBI के द्वारा भी कुछ प्रोग्राम करे जाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है, RBI SEBI ने कहा है प्रोग्राम्स करेंगे इंडिया में। तो दैट्स ऑल, आज की न्यूज़ तो इतनी थी। अब यहाँ से शुरू होते हैं एडिटोरियल। तो आज एक ही एडिटोरियल अच्छा आया है जो आया है सूडान को लेकर। देखो अभी क्या है ना, हम पहले पीछे की बात कर ले रहे हैं कि अभी हुआ क्या है सूडान में। तो सूडान के जो मिलिट्री चीफ जनरल हैं जिनका नाम है अवेल फतेह अल भूषण, उनके द्वारा PM को उठा के जेल में डाल दिया गया। जितने भी उनके साथ साथ में जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उन सबको उठा के जेल में डाल दिया गया, और मिलिट्री कूप कर दिया गया, और खुद उन्होंने अपनी सत्ता हाथ में ले ली है सूडान में। अब इस चीज को सबने क्रिटिसाइज किया, वहां की जनता ने भी, इंटरनेशनल, क्योंकि जनता कहती थी वहां पे डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए, जनता को डेमोक्रेसी चाहिए। और US, जहाँ तक कि यूएस सूडान को सबसे ज़्यादा एड्स देता है बाय द वे, US ने भी इसको क्रिटिसाइज किया, और US ने साफ कह दिया कि हम हर प्रकार का एड्स देना बंद कर रहे हैं। अब US ने साफ कहा कि जो वहाँ के PM है जिनका नाम है अब्दुल्ला, तो उन्होंने कहा कि जब तक अब्दुल्ला हैमडॉक को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक हम किसी भी प्रकार का एड नहीं देंगे सूडान को, और इस पूरे एड को हम रोक लगा रहे हैं। और साथ ही साथ सूडान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मिलिट्री ने, ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश नहीं की, उन लोगों ने बहुत कोशिश की, बट वो प्रोटेस्ट धीरे 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 इवेंचुअली और ज़्यादा बढ़ते ही चले गए। अब एट दी एंड क्या हुआ है, जो आब्दिल फतेह अल भूषण है, इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट की वजह से, जिसको मिलिट्री भी नहीं रोक पा रही, इतना ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ रहा है, वो अपनी सीट को बचा नहीं पा रहा है। ऊपर से वही है ना कि मिलिट्री में भी सिविलियंस के लोग ही होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मिलिट्री में कहीं बाहर से तुमने मिलिट्री बना रखी है। उस देश की मिलिट्री में उस देश के लोग तो होंगे ही ना, और वो लोग ही नहीं चाह रहे, लोग ही चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी बनी रहे वहाँ पे। तो एट दी एंड अभी ये हुआ है कि अब्दुल फतेह अल भूषण ने ये कह दिया है कि हाँ, जो मिस्टर हैंकॉक हैं उनके अंतर्गत ही इम्प्रूवमेंट होगा, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको फिर से स्थापित किया जाएगा, और जो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको वापस छोड़ दिया जाएगा। और हाँ, बाय द वे, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि लीडर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अभी देखो, हम लोगों ने अफगानिस्तान में भी देखा था, जब तालिबान घुसी तो वहाँ के लीडर सबसे पहले देश छोड़ छोड़ के भाग गए। जब लीडर्स देश छोड़ छोड़ के भागे तो वहाँ की ना तो सेना में लड़ने की मन रहा, और ना ही लोगों में वो पेट्रियटिज्म की भावना रही। वही है ना कि तुमने उनका मनोबल वैसे ही तोड़ दिया। अब यहाँ पे मिस्टर हैंकॉक, वो जो हैंकॉक है, उन्होंने पहले बाहर से तो लड़े ही लड़े, जब तक मिलिट्री कूप नहीं हुआ। मिलिट्री कूप होने के बाद में अंदर से भी लड़ते रहे लगातार। उन्होंने अंदर से लेटर्स लिखे जेल में से, और लोगों का प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा हम मर भी जाएंगे लेकिन हम डेमोक्रेसी ही चाहते हैं अपने देश में। तो ये चीज़ कि हाँ भाई, वो इतने परेशानी में है, वो फिर भी लड़ रहा है वहाँ पे, ये चीज़ देश को एक लीडर के प्रति आकर्षित करती है। सीधी सी बात है, यही एक लीडर को लीडर बनाती है, ये भी है। तो वही है ना कि जो अभी USA ने भी क्या किया, USA ने सारे सैंक्शंस लगा दिए, USA ने एड देना बंद कर दिया। लोगों को लगातार बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, और और काफ़ी देशों ने इनको टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री के में भी उसमें डाल दिया, क्या कैटेगरी में। तो जिस वजह से इनके जो बायलैटरल टाइज थे देशों के साथ में, वो भी टूट गए बहुत सारे देशों के साथ में, और सूडान ना कुछ खरीद पा रहा ना बेच पा रहा, बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गई। तो एट दी एंड इन्होंने छोड़ना ही पड़ा उनको। और जो स्मूथ ट्रांजिशन की बात है, अब देखो कहीं तो जा रही है इनके मिलिट्री लीडर के द्वारा कि स्मूथ ट्रांजिशन होगा और हम लोग मिलिट्री को संभालेंगे वापस जैसे पहले करते थे, और जो हमारे जो मतलब जो PM है वो अपनी गद्दी पे वापस आ जाएंगे और प्रेसिडेंसी संभालेंगे। बट अब वही बात है ना कि जो अब्दुल फतेह अल भूषण है, उनकी बात पे विश्वास कितना किया जा सकता है, इस पे भी एक बहुत बड़ी बात आती है। और दूसरा, अगर मिस्टर हैंडॉक की बात कर लें बाय द वे, तो थोड़ी उनकी भी बात कर लें, जो वहाँ के PM है बाय द वे। ये ब्रिटिश एजुकेटेड इकोनॉमिस्ट हैं एक, ठीक है, और इन्होंने
पहले भी हम लोग देखते हैं मिलिट्री को बहुत रही, मिलिट्री का शासन रहा, तो इन्होंने वहाँ पे आके सारी चीज़ें ठीक की थी, प्रोटेस्ट को इनवाइट किया था, एक तरीके से इंस्पायर किया लोगों को कि हमें यहाँ पे ये नेगोशिएशन और ये सब चीज़ें करनी चाहिए मिलिट्री के साथ में, और मिलिट्री को भी पावर देना जरूरी है, बट यहाँ पे एक डेमोक्रेसी स्थापित करनी जरूरी है। और अभी भी यही बात कही जा रही है कि जो स्मूथ ट्रांजिशन की बात कर रही है ना, कि हाँ पावर का स्मूथ ट्रांजिशन होगा, पावर तरीके से दी जाएगी इन लोगों को, उसमें नेगोशिएशन होगा कि मिलिट्री की पावर कितनी रहेगी, क्या रहेगी, इसके नेगोशिएशन पे भी मिस्टर जो हेडॉक है वही बैठेंगे, हेमडॉक। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत से लोग पीएम का सपोर्ट इस वजह से कर रहे थे वहां पे कि वो पूरी तरीके से अपोज कर रहे थे जो मिलिट्री जनरल है उनका। लेकिन अब उन्होंने, जब से पीएम ने ये बात कही ना कि हम पूरी तरीके से अपोज नहीं करेंगे, हम इनके साथ नेगोशिएशन भी करने को तैयार हैं, काफी लोग लौट के पीएम के खिलाफ भी चले गए हैं। और अगर पीएम के खिलाफ जाएंगे ना लोग, जो प्रोटेस्ट में लोग हैं, अभी पूरा देश उनके साथ खड़ा है, लेकिन जब लोग उनके खिलाफ में जाएंगे ना, तो इसके भी एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो नेगोशिएशन टेबल पे जब तुम बैठते हो तो तुम्हारी पावर्स कम हो जाती हैं। अब इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी बनानी है, नॉर्मल ट्रैक पर भी देश को लेके आना है, और सारे लीडर्स को इस समय सबसे अगर ये सब करना है तो केवल एक ही तरीका है, जितने भी वहाँ के लीडर्स हैं, जितने भी सिविलियन लीडर्स बेसिकली कहे जाए सूडान के, उन सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा और एक साथ एक जगह बैठ के तब मिलिट्री से बात करनी पड़ेगी, और ये पावर का ट्रांजिशन जो भी है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, अगर देश की जनता की भी भलाई चाहिए तो दैट्स ऑल, इस आइडियल में यही था। और आज की बात करें 24 नवंबर की, तो यही करंट था जो हमारे एग्जाम के जानने के लिए जरूरी था।